अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आए हुए विशेषज्ञों से आपका स्वागत करा के। मेरे से दाएं से शुरू करें तो सबसे पहले आप पास में बैठी हैं डॉक्टर बीना भारद्वाज जी, सुल्तानिया अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आप। उनके पास में बैठे हैं डॉक्टर सुरवड़े जी जो यूनिसेफ से आए हैं। उन्हीं के पास में है डॉक्टर अबोली गोरे जी जो यूनिसेफ से आई हैं। उनके बाद है बैठी डॉक्टर ज्योत्सना जो केयर ऑर्गेनाइजेशन से आई हैं, जो महिलाओं एवं बच्चों के लिए समर्पित संस्था है। और उनके पास बैठे हैं श्री RS रघुवंशी जी जो आपके महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक हैं। सबसे पहले डॉक्टर भारद्वाज जी, मैं आपसे ही प्रारंभ करना चाहूँगी। सुरक्षित मातृत्व हम बार बार कहते हैं सबके लिए। सबसे पहले हम प्रारंभ करें कि ये क्या है, इससे हमारा क्या तात्पर्य है और हम इसको किस तरह से अपने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा माताओं तक पहुंचा सकते हैं। वैसे देखा है तो सुरक्षित मातृत्व का ये है, हम चाहेंगे कि जो महिला गर्भावस्था के पहले स्वस्थ रहे, उसके बाद गर्भावस्था के दौरान अच्छी तरह से स्वस्थ रहे, उसे किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई कठिनाई ना हो, और 9 महीने के गर्भ के अंत में उसका जो बच्चा पैदा हो वो भी स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ रहे। ये हमारा मुख्य एम रहता है, मुख्य हमारा प्रयास रहता है इसके अंतर्गत। तो शुरुआत उसकी वहाँ से होना चाहिए कि हम ये लेके चलें कि हर एक लड़की जो माँ बनने वाली है तो सब तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, हम ये लेके चलते हैं। तो वो चीज़ें तो आप लोगों को सबको मालूम है, पर ये भी फिर से बता दूं कि सुरक्षित मातृत्व होने के लिए माँ की जो उम्र होती है वो ठीक होना चाहिए ताकि वो उसको किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो आपको सबको मालूम है कि हम चाहते हैं कि शादी भी देर से हो, लेकिन इसका मतलब ये कि जो पहला गर्भ है वो 18 साल के पहले न हो तो ठीक रहता है, और शादी की उम्र भी हम लोगों ने 18 साल ही रखी उसके ऊपर। तो जब वो गर्भावस्था के लिए प्रयासरत है उसके पहले ही उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में जब वो उसकी शादी होती है और गर्भ धारण करती है तो उसको कुछ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की जिम्मेदारी हमारे सब परिवार वालों के ऊपर है, हमारे स्कूल के कॉलेज के लोगों के ऊपर है। पर ये हम मान के चलें कि उसे वो गर्भवती है और उसे पता है कि उसकी माहवारी जो कि आना चाहती थी ठीक से आ सकती है, महीने के महीने आती है, वह रुक गई है। तो ये सबसे एक सामान्य वो है उसका मतलब बताने की है कि वो है कि वो शायद गर्भवती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक महिला जो गर्भ धारण करती है उसको यह मालूम होना चाहिए कि जैसे ही माहवारी रुक जाती है तो वो पहले दिखाने जाए। तो डॉक्टर से जांच करवा के और पेशाब की जांच करने से पता चलता है कि वो गर्भवती है कि नहीं, पर डॉक्टर का जांच होना आवश्यक है। तो जो हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ये चीज़ पता होना चाहिए। और चूँकि कई लोग इस समय नहीं आते हैं, छोटी छोटी जगहों पे काफ़ी दिनों के बाद 2-3 महीने के बाद दिखाने आते हैं, तो सबसे पहले काम ये होता है कि वह अपना बुकिंग या रजिस्ट्रेशन करवाए, चाहे कहीं भी हो, ये आंगनवाड़ी में हो या किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, छोटे से छोटे जो आपके अस्पताल है वहाँ हो या पास के अस्पताल है, पर यह अपना वहाँ पे नाम दर्ज कराना अत्यंत ज़रूरी है। तो जब ये नाम दर्ज कराने जाती है तो उसका पूरा जो उससे पूरे हिस्ट्री लेते हैं, उससे पूरे पूछते हैं उसके बारे में, उसके खुद के बारे में, उसकी तकलीफ़ों के बारे में। तो हमें सबसे पहले तो ये हिस्ट्री लेने के बाद में उसका पंजीयन कराते समय उसका उसकी ऊंचाई, उसका वज़न, उसका ब्लड प्रेशर, उसके खून और पेशाब की जांच, जो कि एक सिंपल बिल्कुल साधारण जांच होती है, उसको आंगनवाड़ी लेवल पे भी कर सकते हैं। और इस जांच के पश्चात उसकी खुद की जांच होगी। तो इस समय जांच करने के समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेट से गर्भ की जांच कैसे करते हैं, और इसके बाद में आप उसको टीकाकरण के संबंधित सलाह देंगे। और छोटी जगहों पे हम चाहते हैं कि टीका उसी समय लग जाए जब आपने देख लिया कि ये गर्भवती है। तो एक टेटनस का टीका उसी किसी भी समय जब वो गर्भावस्था में आती पहली बार तो लगा दें, क्योंकि हमें 2 लगाने हैं और हो सकता है ये महिला बहुत दिनों बाद आए तो दूसरा टीका तब लग सकता है। पर हम अभी उसको सलाह देंगे कि उसे कैसे आना है करके। फिर उसके बाद में
उसको हम आयरन, फॉलिक एसिड की और कैल्शियम की गोलियां दें। इसके अलावा जब यदि हम खून की जांच करते हैं, यदि कुछ पता चलता है रक्त अल्पता का, तो उसके हिसाब से और भी कुछ जांचें भी कर सकते हैं और उसके खाने पीने के दवाइयों के बारे में बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि एक संतुलित आहार है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये पता हो कि कितनी कैलोरीज देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, पर जिस गांव में आप जा रहे हैं, महिला का जो खाना है उस खाने को उनसे पूछिए कि वो खाना कैसा खाती हैं और उस हिसाब से आप उनको बताइए कि खाने में क्या क्या ज़रूरी है। तो उसमें जो छोटी सी छोटी जगह में भी आप उसको जो चीज़ों की ज़रूरत है, जिन तत्वों की ज़रूरत है, वो बता सकते हैं कि ये खाना खाइए, उसमें होगा। इसमें उनकी दूध और दही या दूध से संबंधित अन्य पदार्थ जो कि वो खा सकते हैं। उसके बाद में दालें, हरी सब्जियां, रोटी, चाहे वो मक्के की हो चाहे जवार की हो, जहाँ तक हो गेहूं की हो, पर ये भी ले सकते हैं। उसके बाद में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, एक हरी सब्जी का खाने में होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके बाद में मौसमी फल जो मौसम में पाए जाते हैं, आते हैं, वो साधारणतः बहुत सस्ते भी होते हैं, इसलिए उनके खाने में कोई समस्या नहीं होती और वो बहुत पौष्टिक भी होते हैं। जो ज़रूरी तत्व होते हैं वो उनसे मिलते हैं। और इसके बाद में उनको चिकनाई, तो जैसे हम लोग थोड़ा सा दाल भात में घी लेते हैं, सब्जियों में तेल होता है, यह उनके लिए काफ़ी होता है। और यदि ये मांसाहारी हैं तो अंडा या मछली या और भी कुछ ले सकते हैं। तो ये तो उनके संतुलित आहार के बारे में बताना है। और ये चीज़ें पहले ही जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो उनकी, जैसे कि मैंने बताया, उनकी जांचें, उनकी तकलीफ़ें पूछ के, यदि कुछ तकलीफ़ नहीं है तो ये जो सिंपल जांचें हैं, साधारण जांचें, वो आप लोग कर सकते हैं। उनके गर्भ की जांच करें और उनको खाने पीने के बारे में, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना, खा पी कर, और टहलने जाना है, छोटी छोटी व्यायाम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें कुछ बहुत बड़े बड़े व्यायाम, टहलना ही सबसे बड़ी बात होती है खुली हवा में। और आराम करना, हर 2 घंटे में यदि वो 10 मिनट लेट के आराम करती है, और दिन को 2 घंटे का आराम बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक बने ये करवट से लेट के आराम करना चाहिए, ताकि उसके बच्चे को ज़्यादा खून मिल सके जो गर्भस्थ है, और उसके खून के द्वारा उसको पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। तो ये आराम की बात है। इसके बाद में इन सब चीज़ों को तो आप पहली बार बताएंगे। और इसके बाद में हर विज़िट पे, अब ये है कि हर विज़िट जब उसकी दोबारा वो कब बुलाए जाए, कायदे से तो ये है कि उसको हम लोग पहले, जैसे आई वो तकरीबन 3 माह का गर्भ लेके आती है, तो उसके बाद उसको हर माह तक बुलाएं, और 7 महीने तक वो हर माह तक आएगी। उसके बाद में 15-15 दिन में आएगी, और 9वें महीने में वो हर हफ्ते आएगी। और ये आमतौर पे संभव हो नहीं पाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले बार में वो जो आती है, उसके बाद में उसकी 7वें-8वें महीने में एक विज़िट हो और एक 9वें महीने में हो। तो इस तरह से आपको बच्चे की बाढ़ के बारे में पता चलता है, उसकी तकलीफ़ों के बारे में पता चल सकता है, और उसे आप हिदायत दे सकते हैं कि उसे बच्चा जो होना है, उसका जो प्रसव होना है, वो छोटी जगह पे हो सकता है या उसको किसी बड़ी जगह पे जाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इसी विज़िट्स के दौरान, इसी जाँचों के दौरान आपको पता चल सकती है। मैं आपको और बता देती हूँ कि क्या क्या करना होता है करके। लेकिन ये ज़रूरी है, उसका वज़न ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, उसकी खून की जाँच में कोई कमी तो नहीं है, ये, और कहीं सूजन तो नहीं आ रही, और इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ों, कहीं रक्तस्राव तो नहीं हुआ, ये जो खतरे के घंटियां हैं उनके बारे में मैं भी आपको बताती हूँ। तो जो साधारणतः है कि उन्हें कैसे कैसे आना है, टीके 2 लगवाने हैं, जांच की कम से कम 3 जांच करवानी है, और 3 से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है, टीके ज़रूर लगवाने हैं। और उसके बाद में यदि और कुछ होता है तो वो हम बड़ी जगह पे भेज के उसको सलाह दे सकते हैं। फिर तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि इस महिला का प्रसव किसी अच्छी जगह पे होना चाहिए जहाँ कुछ सुख सुविधाएं हों। तो इसके लिए ये जांच पहले से पता चल जाना चाहिए, पहले से तैयारी करके रखना चाहिए कि इन्हें कहाँ प्रसव कराना है। यदि सब कुछ ठीक है तो गांव की जो ट्रेंड दाई है, जो हमें TBA कहते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी है, उसके द्वारा प्रसव कराया जा सकता है। वो भी देख के कि सब ठीक है कि नहीं, वो उसको बाकायदा ट्रेनिंग मिली है कि नहीं। और यदि नहीं तो उसे दूसरी जगह भेजना है जहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो इसकी तैयारी पहले से करना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि आप ये तैयारी करके रखें कि आपको किसी टैक्सी में, किसी जीप में, किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में जाना पड़ सकता है। तो ये नहीं कि जब एकदम तकलीफ हो रही तब जा रहे हैं, इसको पहले से होना चाहिए कि हमें इन दिनों के आसपास जाना पड़ सकता है, तो अच्छी हालत में ही जाएं, न कि बुरे हालत में जाएं। तो ये तैयारी करके रखें। तो इसके लिए पहले से ही अपना देखिए कि आपको कहाँ जाना है,
आपकी जाने की तैयारी है कि नहीं, और आपके घर में सुविधाएं है कि नहीं, मतलब आपके घर का इंतज़ाम भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि घर में आप बच्चों को किस और बच्चे होंगे तो उनको छोड़ के जाएंगे, घर में और कोई समस्याएं, इन सब के पहले से तैयारी करके रखें, तभी आप ठीक से इसको आगे बढ़ सकती हैं। अब रही बात कि इसके दौरान जो गर्भावस्था के दौरान कई जो समस्याएं आ सकती हैं वो हैं, लेकिन हमारे पास जब हम उनसे पूछते हैं उनकी तकलीफ़ें, तो हमें पता चल सकता है कि किन किन महिलाओं में तकलीफ़ें हो सकती है, इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो ये आंगनवाड़ी के लेवल पे हम लोग आसानी से पता चल सकते हैं, खाली उनसे सवाल जवाब पूछ के। यदि महिला का पहला प्रसव है तब उसके ये पूछ सकते हैं कि उसे कोई ज़्यादा तकलीफ़ें तो नहीं हुई गर्भावस्था में, कभी खून का स्राव तो नहीं हुआ, कभी सूजन तो नहीं आई, या फिर इसके घर में, इस महिला के घर में इसके माँ बाप, मतलब महिला के माँ बाप, इन्हें कोई ब्लड प्रेशर की या शक्कर की बीमारी, ऐसे बीमारी तो नहीं हुई, क्योंकि माँ बाप में हुई बीमारियाँ बच्चों में आती है। और ये जो प्रसव के पूर्व की जांच में माँ में कभी कभी पता जा सकता है, वो पता चल जाता है कि इस महिला को ब्लड प्रेशर हो रहा है और इसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें परिवार में चलती हैं। और यदि ये बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना या शक्कर की बीमारी का होना यदि होता है, तो उस पर गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी ख़राब असर हो सकता है और माँ के ऊपर भी ख़राब असर। और ये बहुत ही साधारण हिस्ट्री खाली पूछना पड़ता है। तो इसके अलावा और भी क्या पूछ सकते हैं, यदि उस महिला ने पहले भी बच्चों को जन्म दिया है तो उनके प्रेगनेंसी में उनके कोई किसी तरह की सूजन का आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और झटके आना, कन्वल्शंस कहते हैं, झटके आना, बेहोश हो जाना, कभी खून का स्राव होना, बच्चा होने में कोई तकलीफ़ हुई हो, बच्चा पेट में मर चुका है, अबॉर्शन हुए हैं जिसको कि बच्चा पहले कुछ महीनों में गिर जाता है, वो हुआ है, या कभी सफाई करवानी पड़ी हो, या उसके बाद में ऑपरेशन हुआ हो, या कोई और ऐसी चीज़ हुई जिससे माँ को भी कुछ समस्या हुई, या बच्चे मर चुके, पेट में अपने आप भी मर चुके, या पैदा होने के तुरंत बाद कुछ दिनों में मर चुके। इन सब चीज़ों का ज्ञान होना इसलिए ज़रूरी है कि वो उसके ऊपर, इस बच्चे के ऊपर भी उसका असर हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे ये सब बातें जो आप कह रही हैं, ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूछकर जी प्रारंभ के दिनों से ही कहीं रिकॉर्ड कर सकती हैं? जी बिल्कुल, जिसमें पूरा उनका एक लेखा जोखा रहे। जी, अभी कार्ड्स होते हैं, एंटीनेटल कार्ड्स होते हैं, उसमें जब पहली बार हिस्ट्री लेते हैं, पहली बार उनसे जो पूछते हैं, तो ये सब चीज़ों का उसी समय पूछना चाहिए, क्योंकि पहला ही जो उनका जो विजिट होती है उसी समय ये होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप आगे अपनी बात जारी रखेंगी, लेकिन मैं अपने साथियों को याद दिला दूँ कि इस समय आपके साथ डॉक्टर बीना भारद्वाज जी बैठी हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहे हो, जैसे मेरे मन में भी आते हैं सवाल, तो आप तुरंत इसी वक्त लिख लें और उसके बाद फ़ोन पर हमारे इन फ़ोन नंबर पर प्रश्न कर सकते हैं। ये आपके साथ हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे तरह से, आपके संतोषजनक तरीके से दे सकती हैं। एक बार नंबर फिर नोट कर लें, 0755 2468020 2422092। फैक्स के द्वारा भी आप हमको इत्तला कर सकते हैं, आपके कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि विषय विशेषज्ञ भी आपके समक्ष हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा अच्छी तरह से दे पाएंगे। अच्छा, एक बार फिर मैं नंबर दोहरा दूं, 2468020, इस पे फैक्स भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 2422092। एक बार फिर हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आगे आप प्रसव के दौरान जो आप बता रहे थे, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए या कौन सी तैयारी करके रखना चाहिए, उस पर थोड़ा सा और बताएंगी? हाँ, मैंने जैसे सबसे अहम बात तो ये है कि जो परीक्षण पूर्व में कर चुके हैं, जो आपने उनसे हिस्ट्री पूछी है, उसके बल पे आपको कुछ लगता, आपको समझ में आ जाएगा कि ये महिला को प्रसव छोटी जगह पे होना है और या उसको आगे भेजना है। जैसे मैंने पहले कह दिया था, कुछ भी समस्या होती, दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं, उनको बेहतर हो कि उनको पहले से ही आप बड़ी जगह पे जाने की सलाह दें और इंतज़ाम करवाएं, ताकि वो सही तरीके से वहाँ पहुँच जाएँ पहले से ही, न कि कुछ समस्या आने पर। दूसरी बात यह है कि यदि प्रसव वहीं पे कराना है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अभी तक की जांच के दौरान हमने ये देखा कि महिला को कोई तकलीफ़ नहीं है, सब सुचारू रूप से चल रहा है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के हिसाब से उसका वज़न ठीक तरीके से बढ़ रहा है। उसका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी एक साधारण उसकी काठी की महिला का वज़न कम से कम 8 से 10 किलोग्राम बढ़ना चाहिए पूरी गर्भावस्था में।
तो मतलब इतना वज़न होता है, पर नहीं हुआ तो 6 किलो तीसरे महीने से लेके 9 महीने के 6 महीने के पीरियड में उसका वज़न कम से कम 6-7 किलो बढ़ना चाहिए। ये ख्याल रखें, वज़न बढ़ना ठीक तरीके से धीरे धीरे बहुत आवश्यक है। उसी से पता ये भी चलता है कि माँ की स्वास्थ्य ठीक है, बच्चा भी ठीक से पल रहा है। उसके बाद में जब हमें सोचना है कि अब इसका प्रसव यदि गांव में होना है तो पहले ये देखें कि उस गांव में वो एक ट्रेन दाई है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। और उसके बावजूद भी ये पता करके रखना चाहिए कि यह ट्रेन दाई उसके पास जो किट होती है वो भी है कि नहीं, क्योंकि वो किट एक साफ़ तरीके से रखी हुई है जिसमें उसके लिए साफ कपड़े, ब्लेड, नाल बांधने का धागा इत्यादि इत्यादि रहते हैं। तो वो सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है उसके पास में। और वो उसकी रिकॉर्ड कैसा है उस महिला का, यदि वो ट्रेंड है तो फिर वो वहाँ कर सकती है। उसके बावजूद भी उस महिला को यदि ट्रेंड है तो उसको ये पता होना चाहिए कि प्रसव के दौरान भी यदि कुछ तकलीफ़ होती है तो उसका बिना किसी विलम्ब से वो तुरंत पास के बड़ी जगह पे भेजें। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रसव के दौरान भी काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं जिससे कि माँ के और बच्चे के खतरा हो सकता है। डॉक्टर सुरवाल जी, आपसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि हमारे साथियों को बताएं। डॉक्टर भारद्वाज ने काफ़ी विस्तार से वैसे बताया है, फिर भी प्रसव के दौरान आप लोग फील्ड पे यूनिसेफ में अक्सर जाते हैं, देखते हैं बहुत ऐसे कई बार ऐसे तकलीफ़ें आ जाती हैं, ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं जिनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रसव के दौरान महिला को क्या क्या सपोर्ट मिले, किस तरह से उसकी हम देखभाल अच्छे से अच्छी तरीके से कर सकें, आप ज़रा थोड़ा सा बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आप जो सब सुन रहे हैं तो आपके मन में ज़रूर ये प्रश्न होगा कि आज का जो विषय है सुरक्षित मातृत्व, तो उसमें ऐसी सुरक्षितता की क्या बात है। तो यहाँ तो हमें सुरक्षा जो है वो माँ की सुरक्षा की बात है, क्योंकि प्रसव ही एक ऐसी है कि माँ की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। जिस प्रक्रिया से वो इस दुनिया में एक नया जीवन लाती है, वही प्रक्रिया उसकी जान के लिए खतरा कैसे बन सकता है। आपने अभी बहुत सारी बातें सुनी डॉक्टर भारद्वाज से भी, और शायद आपका भी एक अनुभव होगा कि आपके गांव में कभी न कभी या तो प्रसव के दौरान या प्रसव के तुरंत बाद किसी महिला की मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाएं शायद साल में 2 साल में एक बार होती है। तो शायद आपको या आपके गांववासियों को इस बात का इतना महत्व नहीं पता होगा कि ये प्रसव की प्रक्रिया एक जानलेवा भी हो सकती है। प्रसव में कौन सी महिला को क्या खतरा हो सकता है, क्या जटिलताएं हो सकती है, ये पहले से कहना कठिन है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले से कहना करीबन असंभव है, क्योंकि हमारा अनुभव तो यही कहता है और दुनिया भर का ये अनुभव है, शायद आपका भी होगा, कि जो गर्भवती महिला है सब कुछ देखभाल के बावजूद उसको जटिलताएं हो सकती है प्रसव के समय और उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है कि पहले से ही उसकी जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं, उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं, और वो प्रसव की प्रक्रिया के लिए ही कमज़ोर है, और उसके लिए भी ये प्रसव की प्रक्रिया एक जानलेवा हो सकती है। ऐसे समय में आपने क्या करना चाहिए, आपकी क्या भूमिका हो सकती है। मैं तो इसके पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि इसी के कारण प्रसव माँ के लिए एक असुरक्षित हो सकता है, और ऐसी स्थिति में ये जानना या इसको ध्यान में रखना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हम जो भी कुछ कर सकते हैं उससे ज़रूर जान बच सकती है। अगर कुछ भी नहीं किया गया तो उसकी जान जरूर जा सकती है। जो अवस्थाएं हैं जो प्रसव के दौरान पैदा हो सकती है, जिससे माँ की जान को खतरा हो सकता है, उसका सही इलाज संभव है, लेकिन आपको उसके बारे में सावधान रहना, यही सबसे तैयारी होगी। प्रसव के दौरान जो जटिलताएं आ सकती हैं वो भले
बच्चा रुक जाने की हो, या उसकी बच्चादानी फट जाने की हो, या उसके समय उसको दौरे आ रहे हो। आमतौर पे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पाया गया है, और मेरे जो साथी है डॉक्टर अबोली गोरे वो भी आपको बताएगी, कि जो रक्तस्राव से ही सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कारण उसका बन सकता है। और ये भी देखा गया है कि रक्तस्राव से करीबन 50% महिलाओं की मृत्यु होती है। जो मृत्यु होती है उसमें से ये पाया गया कि करीबन 50% से ज़्यादा ऐसी केसेस में रक्तस्राव ही एक मुख्य कारण है। चूँकि महिलाओं का खून की कमी पहले से ही आमतौर पर पाई गई है, गर्भावस्था के दौरान उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाती है पोषण की, और उसके कारण एक तुलनात्मक रीति से उसका जो रक्त की संख्या मात्रा है वो भी आपको कम पाई जाएगी, इसलिए उसको और भी ज़्यादा जल्दी खतरा हो सकता है। जो भी भले कारण हो, लेकिन मुख्य समस्या या जो ये जटिलताएं हैं वो जानलेवा इसलिए बन जाती है क्योंकि हम उसके लिए सावधान नहीं हैं और समय पर निर्णय नहीं लेते। ऐसी स्थिति की गंभीरता का ज्ञान रखना, ये मैं समझूंगा कि सबसे बड़ी तैयारी है। अभी जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो यहाँ घर के स्तर पर होंगे, या उसके परिवार के लोग रहें, या वो स्वयं करेगी, या जो भी उसके प्रसव के समय मदद कर रही है, वो दाई हो या एएनएम दीदी हो, वो निर्णय ले सकती है। लेकिन आमतौर पे ये पाया गया कि ऐसी जटिलताओं को सही ढंग से निपटाने के लिए जल्दी समय पर निर्णय नहीं लिए जाते। आप देखेंगे कि जो मृत्यु हमने देखी है कि प्रसव के दौरान हुई है या प्रसव के तुरंत बाद हुए, ऐसी महिलाओं के मृत्यु के मुख्य कारण ये रहे कि उनको इतना समय नहीं मिल पाया कि उसको कोई वैद्यकीय सलाह या वैद्यकीय उपचार मिल सके। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ऐसी अगर जटिलताएं हैं, या रक्तस्राव हो रहा है, बच्चा फंस गया है, बच्चादानी फट गई है, या माँ की सांस फूल गई है, दौरे पड़ रहे, भले कुछ भी हो, उसका इलाज गांव के स्तर पे घर पे नहीं हो सकता। जो भी उसका प्रसव करवा रही है, वो दाई हो या नर्स दीदी हो, गांव के स्तर पर या घर पर उसका इलाज नहीं कर पाएगी। उसको बड़े अस्पताल में ले जाना ही आवश्यक होता है, वहीं उसका इलाज हो सकता है। अगर बच्चा सामान्य तौर से पैदा हो रहा है तो कोई भी कुछ खतरा नहीं हो सकता। केवल इतनी सावधानी बरतनी होगी कि साफ सफाई रखे, केवल इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी कि बच्चा पैदा होते ही उसको सही उसका साफ सफाई करके उसको लपेट के वो गर्म रखे, माँ के तरफ ध्यान दे कि उसकी हालत तो नहीं बिगड़ रही है। और सामान्य तौर पे होने वाले प्रसव से आमतौर पे कोई भी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ भी जटिलताएं अगर आपको नज़र आती है, और उसके लिए सचेत रहना, उस विशेषता उस दाई को या घर में जो भी है लोग हैं उनको ये आवश्यक होगा कि उसके बारे में सतर्क रहे और समय पर निर्णय ले। जिसके जान के लिए खतरा है वो तो प्रसव कर रही है, लेकिन जिन्होंने निर्णय लेना है वो बाहर बैठे होते हैं या घर में उपलब्ध होते हैं, भले वो उसकी सास हो, उसके पति हो। चूँकि वहाँ से घर से उसे सीधा अस्पताल ले जाने के निर्णय उसका पति या बड़े घर में जो भी व्यक्ति है वो लेते हैं, या उसके दाई के कहने पे होता है। तो इन तीनों व्यक्तियों को इसके बारे में सतर्क रहना जरूरी है, ताकि हम जो भी समय पर निर्णय लेंगे और उसे अस्पताल ले जाएंगे उससे जरूर उसकी जान बच सकती है। जो समय उपलब्ध हैं कि जिसके दौरान हमें उसके लिए वैद्यकीय उपचार करना जरूरी है, अस्पताल में ले जाना जरूरी है, आमतौर पे 2 से 3 घंटे तक होता है। हो सकता है कि ऐसी कोई जटिलता है जैसे कि समझ लो बच्चा फंस गया, 3-4 घंटे के अंदर उसको अस्पताल तक पहुंचाना आवश्यक होता है। आमतौर पे ये देखा गया है, चूँकि हम देरी कर देते हैं कि घर में ही निर्णय न ले, या निर्णय लेने में जब तक कि उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है तब निर्णय ले, उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचने के साधन उपलब्ध न हो, उस साधन को जुटाने के लिए ही और समय लगेगा। हो सकता है कि अस्पताल में पहुंचने के बाद भी उसकी हालत गंभीर होते हुए भी उनको ये पता नहीं होगा कि कहाँ जाए, किससे इलाज करें, और अस्पताल क्या उसके लिए तैयार है कि उसकी जो भी हालत है उसका सही इलाज कर सके। तो इसलिए ये जानना आवश्यक होगा कि कौन से अस्पताल जाए। ऐसे ही अस्पताल जाइए और आप इसका
ज़रूर इसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए अपने नर्स दीदी से, एएनएम दीदी से, या उसके जो भी आपके पर्यवेक्षक हैं कि कौन सा अस्पताल ऐसी हालत में ले जाना चाहिए उस महिलाओं को। यानी ये सब तैयारी डॉक्टर साहब पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि आखिरी वक्त पर इतना समय नहीं रहता है। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं वगैरह पहले से बता सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं। हमारे सहभागियों में से एक बहुत देर से कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि बीच में एक अपन प्रश्न सुन लें इनका। आप कृपया उठकर अपना नाम बताएं और जिनसे भी प्रश्न करना चाहें फिर हम अपनी बात जारी रखेंगे। मेरा नाम आशा थपलियाल है जी। मैडम, मैं पूछ रही हूँ गर्भवती महिलाओं को उल्टियाँ क्यों होती हैं? ये गर्भवती महिलाओं को पहले कुछ सप्ताह, मतलब गर्भावस्था के पहले सप्ताह में उनमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उल्टियाँ होती हैं। तो वो अपने आप आमतौर पे ठीक हो जाती हैं, पर यदि उस समय थोड़ा जिसको कभी थोड़ी भी ज़्यादा होती हैं तो उसकी थोड़ा इलाज कभी कभी करना पड़ सकता है खाने पीने में और कुछ दवाइयों से। तो यदि वो ठीक से नहीं किया तो फिर वो बढ़ भी सकती हैं। पर यदि 2-3 महीने के बाद में यदि या उल्टियाँ बंद नहीं होती हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर बेहतर होता है ये कि उसको अस्पताल ले जाया जाए करके। पर आमतौर पे ये जो पहले कुछ दिन होते हैं, पहले कुछ हफ्ते होते हैं, इसमें उल्टियाँ होती हैं। तो वो किसी किसी को होती हैं, किसी को केवल उबकाइयाँ आती हैं, पर ये अपने आप ठीक होने वाली बात हो जाती है। और यदि बहुत ही ज़्यादा होती है तो फिर इसका ख्याल रखना चाहिए। और मैडम, बच्चे के जन्म के बाद तुरंत नहला सकते हैं उसको? बच्चे को जी नहीं, ऐसा आजकल साफ़ सुथरा करके उसको लपेट के गरम रखना चाहिए। आजकल कोई ज़रूरी नहीं, नहलाना। क्योंकि साफ़ एकदम से मुंह जो सबसे ज़रूरी है साफ़ जी। रखना, केवल उसका मुंह और नाक ये सब साफ़ रखना चाहिए। फिर उसको गरम करके रखते हैं, मतलब गरम करके मतलब गरम कपड़े गरम अच्छे कपड़े। लपेट के रखिए, और नहलाना एकदम से कोई ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर गोरे जी, आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सहभागियों को कुछ और बताएं कि प्रसव के जैसे दौरान बताया डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं, पहले भी लेने होते हैं, उसके बाद भी बहुत समय तक बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। वो कौन सी बातें हैं, थोड़ा शेयर करेंगी आप हमारे सहभागियों के साथ? धन्यवाद। आप सब लोगों ने अभी प्रसव पूर्व और प्रसव के दौरान क्या देखभाल होनी चाहिए इस बारे में आपको विशेषज्ञों ने बताया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक बार जब प्रसव हो गया है तो उसके बाद फिर ऐसा क्या खतरा रह जाता है जिससे कि माँ की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये फिर से एक बार दोहरा लें कि माता को गर्भावस्था से लेकर प्रसव के बाद जो हम 42 दिन का या 6 हफ्तों का समय अवधि रहती है, उस दौरान बराबर किसी भी समय माता के जान पर संकट आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रसव होने के तुरंत बाद हम निश्चिंत हो जाए माता की तरफ से। हालांकि हमारी जिम्मेदारी फिर और बढ़ जाती है, और ज़्यादातर परिवार के लोगों की और समुदाय के लोगों की, कि जहाँ पर माँ और शिशु दोनों की हमें प्रसव के बाद नवजात शिशु की भी हमें देखभाल रखनी पड़ती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की या महिला एवं बाल विकास विभाग की इसमें क्या भूमिका है। दरअसल प्रसव जो है वो एक दक्ष व्यक्ति द्वारा किया जाना, हम सभी कहते हैं कि या तो कोई एएनएम या एलएचवी हो, या अगर चिकित्सक उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो हमारे प्रदेश में ये भी सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है कि एक प्रशिक्षित दाई द्वारा हम प्रसव करवा सकें, ताकि प्रसव के दौरान कम से कम जटिलताएं आएँ, और अगर जटिलताएं आएँ तो उनसे अच्छी तरह से निपटा जा सके। लेकिन उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर वक्त उस गांव में, उस मोहल्ले में उपस्थित हैं, और आप माँ और बच्चे की देखभाल के लिए आपका ये एक जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, और आपका कार्य भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये रहेगी कि किसी भी प्रकार की जटिलता से माँ और बच्चे को बचाया जा सके, परिवार को उसके बारे में जानकारी दी जा सके, और समय रहते उस माँ और नवजात शिशु की बराबर उचित देखभाल हो सके। तो सबसे पहले तो माँ की क्या देखभाल होनी चाहिए प्रसव के तुरंत पश्चात, क्योंकि ये होता है कि हमारे कुछ सामाजिक रीति रिवाज इस तरह से हैं कि जिस लिंग का बच्चा पैदा होगा उस हिसाब से माँ की तरफ ध्यान दिया जाता है।
अगर पुत्र पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो माँ की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है, बच्चे की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन यदि लड़की का जन्म हुआ है तो माँ और बच्चे दोनों ही उस सुविधा से, उस देखभाल से कई बार वंचित भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो माता की तरफ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसको बहुत अनावश्यक रूप से अधिक रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ महिलाओं का स्वास्थ्य आमतौर पर ऐसा होता है कि उन्हें खून की वैसे ही कमी रहती है, जो कि गर्भावस्था में और खून की कमी में बढ़ावा आ जाता है, क्योंकि उतना ही पोषक तत्व माँ और बच्चे में बराबर बराबर बांटा जाता है। दूसरा है कि ये देखा जाए कि माँ को ऐसा तो नहीं कि जन्म के तुरंत बाद झटके आने लगे हों। हमारे यहाँ ज़्यादातर गाँव में इसको देवता का प्रकोप या कुछ बाहरी हवा मानकर इसको नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी तरफ तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे माँ की मृत्यु होने की आशंका रहती है। तीसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ जिस तरह के वातावरण में प्रसव किया जाता है, एक बहुत ही अंधेरी सी कोठरी में कहीं पर, जहाँ पर साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है, रोशनी नहीं आ रही है, ऐसी जगह पर अगर प्रसव किया जा रहा है तो माँ को और बच्चे को दोनों को ही बाद में संक्रमण होने के बहुत खतरा रहता है, और उससे माँ को पूरे इसमें उसका जो प्रजनन अंग है उसमें संक्रमण होने की वजह से उसको आगे की उसके जो प्रजनन आयु है उसमें काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। चौथी और बहुत ही ज़रूरी बात है कि कई बार ये देखा जाता है कि माँ को किसी तरह का मानसिक तनाव भी बच्चा पैदा होने के बाद देखने को मिलता है। किसी भी वजह से हो सकता है, या तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि लिंग भेद की वजह से माँ पे कोई पहले से ही तनाव हो कि इस वक्त इस बार उसको लड़का ही पैदा करके परिवार को देना है। अगर ऐसी स्थिति में लड़की पैदा हो गई है तो उसको काफ़ी मानसिक तनाव रहता है, या फिर और भी कोई कारण है जिसकी वजह से वो माँ या नवजात शिशु उस परिवार में अपनाए ना जाने वाले हों, इसकी उसे अगर माँ को पहले से आशंका हो तो बहुत बार उसको मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, जिसको कि हम घर परिवार वाले लोग उसको वैसे ही नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो कि आगे बढ़कर एक बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकती है। इन सब चीज़ों से हमें माँ के लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कम से कम ये चीज़ें जो हैं वो हम पहले से पता कर सकें और इसके बारे में हम उचित देखभाल भी कर सकें। दूसरी चीज़ है जो नवजात शिशु की देखभाल में हमें बहुत आवश्यक है, अभी डॉक्टर भारद्वाज और डॉक्टर सुरवानी ने भी आपको इस बात के बारे में बताया कि पहले तो जैसे ही बच्चे का जन्म हो उसको गर्म रखना बहुत आवश्यक है। उसको नहलाना कोई आवश्यक नहीं है, सिर्फ साफ़ करके ये देखें कि उसके नाक, मुंह, सारी जो मार्ग हैं सांस लेने वाले वो सारे साफ़ हैं, बच्चा ठीक तरह से सांस ले पा रहा है, और उसको तुरंत अच्छे साफ़ सूती नरम कपड़े में लपेट कर रखें ताकि उससे ठंड से उसका बचाव हो सके। और हम बार बार ये दोहराते हैं कि जन्म के तुरंत बाद माँ के पास बच्चे को स्तनपान के लिए देना चाहिए। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे को तो फ़ायदा होता ही है कि उसमें तुरंत स्तनपान से जो पहले 2-3 दिन का दूध है वो आना शुरू हो जाता है, और उससे संक्रमण जो प्रतिरक्षण क्षमता है बच्चे की वो भी बढ़ती है। दूसरा, माँ को भी इससे फ़ायदा होता है। जितना जल्दी स्तनपान कराना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी उस माँ का रक्तस्राव भी कम होगा और जल्दी खून बहना बंद होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं इस मामले में? डॉक्टर गोरेकर के उसमें कुछ अपना थोड़ा सा योगदान देना चाह रही हूँ कि जो प्रसव के तुरंत बाद में एक चीज़ का जो संक्रमण के बारे में डॉक्टर गोरे ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया, पर एक चीज़ थोड़ा मैं सोचती हूँ कि और भी बता दूँ कि जो कपड़ा यूज़ करते हैं, पैड्स या सैनिटरी टॉवल्स, अब चूँकि गांव में तो ये सब चीज़ें होती नहीं, इसका कोई ज्ञान नहीं होता, तो वो कपड़ा भले ही उसको आप बाहर का बाज़ार का ना खरीदिए, ऑटोक्लेव या जो साफ़ वैज्ञानिक तरीके से साफ़ वो नहीं हो, लेकिन वो कपड़े बिल्कुल साफ़ हों,
बहुत अच्छी तरह से साबुन से धुले हों, और यदि कर सकते हैं तो उसको प्रेस करके यूज़ करें, और उन कपड़े का बार बार बदला जाना अति आवश्यक है। एक तो ये, और कहीं उसमें ज़रा से भी बदबू आती तो उसका तुरंत ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि कई बार गांव में, जैसे कि हम लोग अपनी गांव में प्रचलित कुछ चीज़ों के बारे, कहीं राख, कहीं ऐसी चीज़ें भी का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल न करें। और यदि उस महिला को प्रसव के दौरान कुछ चोटें आती हैं, क्योंकि प्रजनन अंगों में छोटी छोटी चोटें आ सकती हैं, बच्चा पैदा होता है उस वक्त, तो ये हम लोग अक्सर छोटी जगहों में, गांव में कई लोग इसका नज़रअंदाज करते हैं, पर ये एक चीज़ होती है जहाँ पे संक्रमण होना बहुत आसान होता है। तो इस एक तो ये, तो इन और पेशाब उसने की कि नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, पेशाब को रोक के न रखें, क्या कारण है पेशाब नहीं हुआ, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, तो दर्द निवारक गोली भी तुरंत देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कई बार उनको पेशाब रोक के रखते हैं, या जो टाँकों में, टाँके तो खैर होते नहीं, अक्सर इस जगह पे कर नहीं पाते, छोटी छोटी जो चोटें आती हैं उसमें दर्द बहुत होता है, तो इस दर्द के कारण महिला पेशाब नहीं कर पाती, और उसके कारण और समस्या पैदा होती है, काफ़ी सीरियस समस्या हो जाती है उसके लिए। तो दर्द, ये देखिए कि दर्द निवारण जरूर होना चाहिए, और उसको छोटी छोटी गोलियां जो आप लोग दे सकते हैं वो दें, और सफाई का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि संक्रमण यदि प्रसव के दौरान पश्चात हुआ तो इसके कारण उस समय भी और उसके पश्चात भी, यदि उस समय वो जिंदा रह गई तो उसके बाद में उसको काफ़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, हो सकता है दोबारा वो माँ भी न बन सके, या इतनी भी कष्ट हो सकते हैं, और भी कई समस्याएं। तो ये मेरा एक कहना था कि ये चीज़ वो करें करके। मैं आपसे डॉक्टर भारद्वाज से एक बात जानना चाहता हूँ, जी। क्योंकि आप चिकित्सक हैं और शासकीय उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ट्रेंड दाई, जी, ANM, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और हेल्थ पर्यवेक्षक, सुरक्षित प्रसव में इन सबकी कोऑर्डिनेशन किस तरह का होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि पहले तो प्रसव हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्रेंड दाई है या ANM है, जिसने भी वो प्रसव करवाया, उसे यह सब मालूम होना चाहिए कि उस समय कैसे सफाई का प्रयोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब साफ़ होना चाहिए। वो किट जो होती है उसे पता होती है, और नहीं तो कम से कम साबुन से बहुत अच्छी तरह से हाथ धुल रहे हैं, डेटॉल का प्रयोग कर सकते हैं, और कॉर्ड जो है काटने की, सीजर साफ़ हो या ब्लेड साफ़ हो, नया हो बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें उसको स्पिरिट से साफ़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन जो मैं आपको बता रही थी, इसमें कोई बाज़ार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। पुरानी साड़ियाँ जो सूती हैं उनको पहले से खूब अच्छी तरह धो के, टुकड़े करके, घड़ी करके, प्रेस करके रखें, और इनको हमेशा कुछ घंटों में बदलें, और उनको फिर से धो के भी साफ़ करके रख सकते हैं, या दूसरा उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि इस समय वो महिला इस स्टेज में रहती है कि उसको संक्रमण बहुत आसानी हो जाता है, क्योंकि वो अभी प्रसव हो चुका है, उसकी जनरल कंडीशन थोड़ी कम होती है, लो जिसको हम कहते हैं, खून जाने, थोड़ा सा खून तो जाता ही है, उसकी वजह से भी उस पर। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्रसव हुआ है उसके कारण जो चोटें आई हैं, कुछ बाहर दिखती हैं, कुछ छोटी मोटी अंदरूनी भी रहती हैं, छोटी छोटी रहती हैं, पर उनके कारण संक्रमण होना बहुत आसान रहता है। तो इस चीज़ के लिए हम चाहेंगे कि पहले से, जैसे हमने कहा कि उनका रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, उनकी क्षमता, संक्रमण निरोधी क्षमता आपस में हम डेवलप करें, उन्हें अच्छी तरह से खाना दें, अच्छी तरह से उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करें, और ये चीज़ भी ज़रूरी देखें, ताकि हम एक बहुत बड़े उससे बच सकते हैं। खाने को लेकर आपने बात की डॉक्टर साहब, तो मुझे याद आया कि खाने को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं कि डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत से केसेस में दिया नहीं जाता है इत्यादि। तो आप लोग कुछ उसके बारे में बताना चाहें, कोई भी आप विशेष डॉक्टर साहब? मैं तो सॉरी नहीं, आप प्लीज हम बताइए। नहीं, डॉक्टर भारद्वाज इसके बारे में विस्तार से बता सकेंगे, लेकिन मेरा संदेश तो यही है कि आमतौर पे ये जानना आवश्यक है कि गर्भावस्था में और प्रसव के बाद महिलाओं की जो आवश्यकता है खाने के बाद वो बढ़ जाती है। उसको केवल अपना ही शरीर नहीं पालना है, लेकिन बच्चे को भी जो बढ़ रहा है वो उसे उसकी बढ़त या अच्छी हो, उसका जो विकास हो रहा है गर्भ में वो अच्छा हो। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे राज्य में जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें करीबन 3 में से 1 बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, और चूंकि ये कमज़ोर पैदा हुआ तो उनकी मरने की या मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। और उसका सीधा संबंध उससे है कि माँ के पोषण से है। अगर माँ का पोषण अगर सही रहा तो बच्चा सही पैदा होगा। और ऐसा पीढ़ी न पीढ़ी से देखा जाए तो हम कुछ पीढ़ियों के अंदर ही बौने से हो जाएंगे और मृत्यु दर भी बड़ा रहेगा।
मेरा तो एक ही संदेश रहेगा कि जितना घर में है उससे ज़रूर से खिलाएं, जितना पहले से खा रही थी उससे ज़रूर उसमें बढ़ोतरी करें। बच्चा जब तक माँ का दूध पी रहा है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो धात्री माँ है उसको भी खाने में जो भी है उसे बढ़ाए। डॉक्टर ज्योत्सना, आप कुछ कहना चाह रही हैं खाने पर, पोषक आहार के मेरा बारे एक प्रश्न था इन्हीं भ्रांतियों को लेकर कि गांव में देखा जाता है अक्सर कि प्रसव के पश्चात धूप देने का प्रचलन है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है या उससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या वो लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर गांव की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इस तरह की प्रथाओं में बहुत मान्यता रखती हैं, विश्वास रखती हैं। देखिए, पहले तो जो आपने कहा धूप लेने का प्रचलन है, मेरे ये समझ में आता है कि एक तो बच्चे को और माँ को कुछ चीज़ें हमारी, ये मैं पहले से कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि गांव में जो भी प्रचलित प्रथाएं हैं वो सभी बुरी हैं या सभी को हमें बदलना है। कई ऐसी प्रथाएं भी हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पर भी उनको हमने माना है, लेकिन आवश्यकता सिर्फ ये है कि जो अच्छी प्रथाएं हैं उनको हम बढ़ावा देकर बुरी प्रथाओं को हम कम करें। जिसमें से एक बहुत अच्छी प्रथा है कि 40 दिन तक माँ और बच्चे को दूर रखा जाता है या अलग रखा जाता है। वो सब इसीलिए, जो अभी डॉक्टर भारद्वाज बता रही थी, कि किसी तरह का भी बच्चे को और माँ को संक्रमण ना हो सके। इसी तरह से धूप लेने का जो है वो एक कारण ये हो सकता है कि उस कमरे में गर्माहट बनी रहे, जो हम अभी कह रहे हैं कि बच्चे को ठंड से बचाना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी बच्चे की मृत्यु होती है, नवजात शिशु की मृत्यु होती है, तब उसके मुख्य 3 ही कारण पाए गए हैं। सबसे पहले तो या तो बच्चा सांस लेने में उसको कोई परेशानी हो, दूसरा ये है उसको ठंड लग गई हो या उसका शरीर का तापमान इतना कम हो गया हो जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाए, और तीसरा मुख्य कारण है कि उसे किसी भी तरह का, चाहे नाल द्वारा हो, अगर उस पर कुछ लगाया गया है तो उसको किसी तरह का इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया हो। तो इससे बचने के लिए कुछ रीतियाँ जो हैं वो बहुत हमारे यहाँ अच्छी हैं, जिन्हें कि हमें बराबर बढ़ावा देना चाहिए। इसी तरह से रघुवंशी जी जो कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा वो है कि प्रसव, गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव पश्चात जो समय होता है बहुत बड़ा है, करीब 10 साढ़े 10 महीने का है, जिसमें एक महिला को पूरी तरह से देखभाल की आवश्यकता होती है। हर वक्त तो कोई प्रसवकर्मी या प्रशिक्षित व्यक्ति वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन हमारे प्रदेश में गांव के स्तर पर ऐसे कई व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे ANM या LHV तो है ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर है, सुपरवाइज़र हैं, दाइयाँ हैं, JSR हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक। तो इनका अगर हम एक टीम बनाकर और इनके ये खुद अपनी जिम्मेदारियां समझ लें कि किस वक्त उन्हें क्या करना है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, दाई और जन स्वास्थ्य रक्षक ऐसे लोग हैं जो हर वक्त उस गांव में उपलब्ध होते हैं, जिनकी लोगों तक ज़्यादा पहुंच है, और क्योंकि वो गांव के ही व्यक्ति हैं इसलिए उनको मान्यता भी उस गांव में अत्यधिक मिलती है। तो अगर इस पूरी टीम को हम, इनका जो कार्यक्षेत्र है, इसको हम अगर अच्छी तरह से, इनके क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, अगर इसके बारे में हम एक टीम बिल्डिंग करके या आपस में समन्वय स्थापित करके अगर हम कार्य करें, तो मेरे ख्याल से जो मातृ मृत्यु दर है या जो भी जटिलताएं आती हैं उनमें हम काफ़ी कमी ला सकते हैं। इसी तरह का काम कुछ केयर के द्वारा भी टिमरनी, हरदा और होशंगाबाद जिलों के गांवों में किया गया है, मातृ एवं शिशु जीविता परियोजना के अंतर्गत। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM, स्वास्थ्य रक्षक, दाई और जो महिला मंडल वहाँ के बने हुए हैं, वो सब एक दल के रूप में सामूहिक रूप से पूरी भागीदारी के साथ माता और शिशु स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके विशेष रूप से कैसे सुरक्षित मातृत्व हो, क्या क्या देखभाल ज़रूरी है, हाई रिस्क या जोखिमग्रस्त महिलाएं कौन सी होती हैं, इन सभी बातों को लेकर उनकी क्षमता वृद्धि भी की गई है, जिसके बारे में अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। डॉक्टर, जोखिमग्रस्त उसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा जी ज़रूर, क्योंकि पहले ये हमारी विचार धारणाएँ थी कि
कुछ अगर ऐसी अवस्थाएं हो महिलाओं में तो उसको ज़्यादा जोखिम है और कम जोखिम है, और हम उसमें पहले बहुत ध्यान देते थे कि गर्भावस्था में ऐसी की जांच के समय किसको हम समझे कि ज़्यादा जोखिम है। लेकिन हमारा पूरा दुनिया भर का और विशेषता अपने भारत का और मध्य प्रदेश का अनुभव तो यही कहता है कि जो भी गर्भवती महिला हैं करीबन जोखिम बराबर रहती है। ये मान के चले, मतलब ये हमारा एक साधारण नियम हो कि अगर गर्भावस्था है, कोई भी प्रसव है, ये मान के चलिए उसमें जोखिम है ही है, और उसी तरह बड़ी सावधानी से उसकी तरफ हर एक गर्भवती महिला की तरफ ध्यान देना आवश्यक है।